होप आप लोग की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी और PYQs के सीरीज को आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देख रहे हैं उसे। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा वक्त किसी चीज़ पे ना दें। हम इसलिए इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं क्योंकि आज 10 से 11 तारीख हो चुकी है और बचे मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 दिनों में आपको ये चीज़ करनी है। अब आप एक दिन 2 दिन और PYQs को देखें, करें। इसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो आपने अपने नोट्स में बनाया है ना, उसको बस रिवाइज करें और कुछ करने की जरूरत, मॉक टेस्ट नहीं दें। जो मॉक टेस्ट दे चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कर लें। ये कर सकते हैं आप, कर लें। और अन्यथा कोई भी नया मॉक टेस्ट देने ना बैठें, क्योंकि टाइम क्या होता है ना कि अभी हमारे पास कुछ बच्चों का रिस्पांस ये आ रहा है कि सर हम जो कि इस समय मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम बहुत पैनिक सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट में उसके नंबर नहीं आ रहे। जो मार्क टेस्ट के नंबर होते हैं ना और जो रियल पेपर के नंबर होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं अरे एक पेपर में इतना मार्क्स आया तो फिर आप बहुत ज़्यादा घबराने लगे, बहुत ज़्यादा फियर फील करने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मॉक टेस्ट आप बिल्कुल भी बंद कर दें 1-2 दिन बाद। अगर आपको ज़्यादा, अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, जैसे हमने बोला था जैन से प्रैक्टिस करने के लिए, और जो बच्चे जैन से प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट दे दें 2-4 दिन और, लेकिन 15 तारीख के बाद से एक भी मॉक टेस्ट ना लगाएं। 10 दिन बैठ के लगाए हुए मॉक टेस्ट के जो आंसर्स हैं उनको या रिवाइज करना हो कर लें। कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो फैक्टर है इसको तो छोड़ें, बट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस और जो आपकी ज्योग्राफी है, ये चार आपके मेन हैं। इन पे आप और टाइम दीजिएगा। इनको 2-2 दिन दे दीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को आप 1 दिन 2 दिन जैसे आपको टाइम मिले एट द एंड में आप दे लीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। और ये काफ़ी दिनों से डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, बट ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज होगा, फेवर में आपके आएगा भी। जो बच्चे हमारे बायोलॉजी सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बड़े ही अच्छे ज्ञाता हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ही जल्दी फायदेमंद करेंगी। अब आइए आगे हम समझते हैं बिना देरी किए क्वेश्चंस को। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आपको स्टेटमेंट पता होंगी, अगर आपको स्टेटमेंट की चीजें पता होंगी तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर लेंगे। आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अच्छा। अब आइए पहले हम इस शब्द को डिकोड कर लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है री यूज करना या रीजनरेट करना। ठीक है, रीजनरेट करना किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, उसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये बात इतनी क्लियर हो गई। और कह रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या करती है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस को, गैसेस को रिड्यूस करती है। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये चीज़ कर रही है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये बॉटल ले लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ये हमारा बॉटल मान लें, और ये बॉटल को हमने इस्तेमाल किया, अब इसको थ्रो कर दिया। तो अब रिसाइकल ये होने के लिए गया, तो हमें पहली बात तो इसका रॉ मटेरियल नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें वापस इसको दूसरे स्ट्रक्चर में देना है, मतलब कि हमें रॉ मटेरियल और उसके मॉडिफिकेशन दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं देनी है। तीसरा चीज़ हमें मिल गया तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसका एलिमिनेशन हो गया, तो इसको बनाने में जितना ग्रीन जो भी हमारे गैसेस रिलीज हो रहे थे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोनोऑक्साइड हो, जो भी हो, अगर जो रिलीज हो रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड हो, जो भी इससे रिलीज हो रहा था, अब ये यहाँ पर वो चीज़ें क्या होंगी, रिलीज नहीं होंगी। अब अगर ये चीज़ें जब ये चीज़ें यहाँ पर रिलीज नहीं होंगी तो यहाँ से ये चीज़ होगी, तो ये यहाँ पर लेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए ये स्टेटमेंट आप समझ गए। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या करता है, वेस्टेज प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। जी बिल्कुल, पहले हमें रॉ से जो वेस्ट निकलता था, फिर यहाँ से जो वेस्ट निकलता था, फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता था। अभी यहाँ पर इन दोनों का मिला के निकलेगा, वो भी कितना, लेस अमाउंट में निकलेगा। ठीक है,
तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। आइए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो जो कि हमारा पहला दूसरा तीसरा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लेकिन आइए देखिए यहाँ पर यूपीएससी कैसे खिल रही है। कह रही है कि बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ठीक है, दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन कोई एक है जो कि स्टेटमेंट वन को क्या कर रहा है, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा कह रहा है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ओनली का इस्तेमाल हो गया, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। एक्सट्रीम जाना ही नहीं है। नीदर स्टेटमेंट सेकंड नॉर स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। कह रहे हैं नीदर स्टेटमेंट वन नॉर स्टेटमेंट सेकंड। तो हमारा ये तो पूरा गलत हो गया क्योंकि हम ऊपर से पढ़ के आए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन। बिल्कुल, अगर रिड्यूस कर दे रहा है रॉ मटेरियल को, वेस्टेज को रिड्यूस कर दे रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस हमारी यहाँ पर गैसेस हैं उनको भी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। देखिए हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बस हम आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पेपर सॉल्व करने में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, हम बस वही कर रहे हैं। और आपको भी यहाँ आके बस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है एग्जाम में, कैसे समझते हैं, बी फोकस्ड देयर। बहुत बतेरे वीडियो होंगे जिसको आप देख सकते हैं वहां पर यूट्यूब पे, और आप अभी तक देखते आए होंगे। देयर इज सो मेनी चैनल्स की ये सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, PYQs यहाँ पर है वहां पर। आई नो, बट वॉट यू हैव टू डू, कंसिस्टेंसी बीट एनीथिंग। अगर आपने किसी एक भी जगह पे रुक कर कुछ दिनों तक वक्त दिया, उसको समझा पढ़ा है, तो वो चीजें बेटर समझ में आएंगी नई चीजों से। बट हमारा दिमाग हमेशा नई चीजों को हंट करता है, ये नई ये नई नई, वो कंसिस्टेंसी पे जाता नहीं, क्योंकि हम लोग जेनजी में आते हैं ना, और जेनजी बोर बिल्कुल भी नहीं होना चाह रहे हैं, ये एकदम नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो ओल्ड स्कूल। पढ़ना पड़ेगा, रिपीटेटिव चीजें करनी पड़ेगी, अगेन एंड अगेन वही पैराग्राफ जब तक समझ में ना आ जाए। यू हैव टू रीड। No need to jump on ChatGPT, no need to jump on Gemini, no need to jump on any other resources. What you have to do, you have to decode that paragraph. Okay, then you can beat any exam. Any exam, if you beat in, if you are stand in any field and you follow the consistency, you can beat anyone. Okay, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5%। जी बिल्कुल ये बात सही है, 5% से लेकर 8% के बीच में ये चीजें लाई कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, आपको ये सिलिका बियरिंग क्ले पे ध्यान देना होगा, जो कि मिक्स्ड हो जाती है लाइमस्टोन के साथ जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। थर्ड कह रहा है लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जी ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लाइम में, जब हम उसका प्रोसेस कराते हैं, जब हम उसमें क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो ये लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ लाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड करेक्ट पूछ रहा है, आप इस पे भी ध्यान दीजिए, करेक्ट नॉट करेक्ट दोनों चीजों पे। कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके सही है, लेकिन आपको देखना है कि विच स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब वेरी वेल। ये आपको पता है रॉ मटेरियल में यूज होगा ही होगा, है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा कह रहा है लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये जो प्रोसेस है ना, ये ही प्रोसेस आपको इसको डिफाइन कर रहा है, ये वाला प्रोसेस डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसमें से ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट है, लेकिन इनमें से कोई एक है जो कि फर्स्ट को क्या कर रहा है, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए
जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं इन दिनों में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन को या टॉपिक को पर्टिकुलरली टैग करके मेंशन करके पूछ सकते हैं। वी आर हियर फॉर हेल्पिंग यू। हम आपकी मदद ही करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेटर ऑन वी विल लॉन्च द क्या बोलते हैं कोर्सेस, वी विल लॉन्च द बुक एंड नोट्स ऑल्सो। आप सबके लिए चीज़ें धीरे धीरे आएंगे, बट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे हियर। जब आप यहाँ रुकेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी इन दैट वे, जिस वे में आप चाहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर, डायरेक्ट एयर कैप्चर वर्ड फोकस करिएगा, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहे हैं इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। कह रहे हैं इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। देखिए, जो हमारा डायरेक्ट एयर कैप्चर है ना, डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब है कि जो भी एटमॉस्फियर में, जो भी एटमॉस्फियर में CO2 है, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 है, इसको एक जगह पे क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, कंजर्व कर ले रहे हैं। अब कंजर्व करके इसको एक नाम दे दिए कि डायरेक्ट एयर कैप्चर। हम इतनी बात समझ गए, क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 मीथेन जो भी चीजें, इनको कैप्चर कंजर्व करके एक जगह रख ले। कह रहे हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि जैसे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है वैसे इसका भी इस्तेमाल होगा। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि कार्बन जितना भी एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको कहीं पे ना कहीं पे सिंक कर देते हैं, या हम यूज करने के लिए उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर और क्या करते हैं, उसको हम उसको इन द फॉर्म, उसको हम जमीन के अंदर ही सीधा सबडक्ट कर देते हैं, ओशियन में सबडक्ट कर देते हैं। तो इस चीज को समझिए, तो ये चीज सही हो गई। कार्बन कह रहे हैं इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं CO2 का। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग भी हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें हम ये गैसेस क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में डालते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट यहाँ पर। और कह रहे हैं इन एविएशन में, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन को समझिए, 2025 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा। जी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पर कैपिटा की बात करें ना, अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो ये 2 टन है। कितना है, 2 टन है पर कैपिटा की अगर हम बात करें। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबस्टन इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। अगर हम एशिया की बात करें, अगर हम एशिया की बात करें तो चाइना के बाद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, इंडिया ही है। तो जब इंडिया ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सेकंड नंबर पे क्या बन जाएगी, सेकंड नंबर पे वो सेकंड नंबर की इमिटेड कंट्री बन जाएगी। किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी गैस हो। ठीक है, इनके परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन दोनों कंट्री के क्या रहेंगे, परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ कमीशन फ्यूल कंबस्टन इंडिया रैंक सेकंड। जी हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या हमारी सही है। फिर कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। आपको ये पढ़ाने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखिए यूपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, यू हैव टू लर्न। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको तो पढ़ के ही जाना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, इसको तो भूलना मत, सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा हो गया वो क्या बोलते हैं उसका, कोरल लीफ का, वो तो किसी भी हाल में छोड़ के मत जाइएगा, हर साल वो वहां से PYQs आ जाते हैं। हमने आपको बताया था रिसेंटली स्पीसीज की जो बात हुई है वो भी पढ़ के जाइएगा, कौन सा वल्नरेबल है, किसको शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इन सारे और बाकी जो स्टॉक होम है,
ठीक है, कोटो प्रोटोकॉल है, इन सब चीज़ों को तो पढ़ना है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे तो आपको बारीकी से ध्यान दे के जाना है। स्टैट के साथ साथ करंट अफेयर भी ध्यान में दे के जाइएगा। आइए तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। जी बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, और कोल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। तो ये सही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पर होता है। तो हमारे जो सेकंड है, थर्ड करेक्ट है, वन हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शंस आप लोग PDF में देख लीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात की गई, वार्न दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना कि कौन सा इसमें से ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट से। अब आइए पहले हम समझ लेते हैं वेट बल्ब क्या होता है। कि जैसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से हम एटमॉस्फेयर के हीट को मेजर करने के लिए वेट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ना हो। यू नो व्हाट इज दिस, ये क्या हमने बात करी है, थर्मामीटर की, एटमॉस्फेयर, हीट और मेजरमेंट। तो हम कह रहे हैं वेट बल्ब का इस्तेमाल हम करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं पेनिसुलर इंडिया विल मोस्टली लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्राउट। अभी पढ़ा है कि वेट बल्ब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में हीट कितना है उसको मेजर करने के लिए। तो फ्लडिंग की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई, टेम्परेचर की तो बात समझ में आ रही है लेकिन फ्लडिंग की बात समझ में नहीं आ रही थी। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहे हैं द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू परसिपिरेशन बिकम डिफिकल्ट। सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर हीट बढ़ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर इवापोरेशन होगा, ना कि प्रेसिपिटेशन, क्या परसिपिरेशन होगा। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। किसके रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड बल्ब टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी सही है। बाकी आपका ये पहला गलत हो गया क्योंकि इसने फ्लडिंग की बात कर दी। अगर यहाँ पर इन्होंने बोला होता हीट वेव की बात, ठीक है, या फिर टेम्परेचर की बात किए होते तो ये स्टेटमेंट माइट बी पॉसिबल करेक्ट हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। अब ये ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात कर दिया, लार्जेस्ट कहाँ पे पूछा है, वर्ल्ड की। कह रहे विच होल्ड अबाउट 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। कह रहा है कि जो होल्ड करके रखा है 3 साल कार्बन इमिशंस को वर्ल्ड के, मतलब जितना वो 3 साल में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करेंगे, उतना वो लेके बैठा है कि एक टाइम में वो उतना रिलीज कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। फॉसिल्स पे कह रहे हैं कि अगर वो निकला डिस्ट्रक्शन कर सकता है कहाँ पर, ग्लोबल क्लाइमेट में। ऑब्वियस सी बात है जो 3 साल का कार्बन जब हम एक साथ ही रिलीज कर देंगे तो वो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रक्शन तो लाएगा ही ना। तो वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें से कौन सा पीटलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ये है कांगो बेसिन। ऑप्शन देखते ही करेक्ट कर देना है। बाकी आप इस बेसिन और इस बेसिन के बारे में एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, जाकर सर्च करके गूगल से वट एवर वेयर भी इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर ये इस बार पूछा है, अगर ये 2024 में पूछा है तो 2026 में अमेजॉन बेसिन से रिलेटेड पूछ लेगा, या इस बेसिन से रिलेटेड पूछ लेगा, या इस बेसिन से रिलेटेड पूछ लेगा। ठीक है, आपका कांगो बेसिन किस लिए है आप समझ लीजिए, ट्रॉपिकल पीटलैंड है ये कांगो बेसिन, जिसके पास क्या है 3 साल इतना ज्यादा क्या है उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिट्राडेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। कह रहे हैं इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। तो इन तीनों में यूज होता है और इसमें नहीं होता है।
इजी है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन द फॉर्मलैंड एक्सटेंसिवली। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेटर ऑन ये बताएंगे कि किस चीज में है। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? देखिए, दूसरी बार आपको ये चीज मिल गई, क्या? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और कार्बन कैप्चर को। डायरेक्ट एयर वाला भी आपने देखा, यहाँ पर भी आपने देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पूछता ही पूछता है। तो इससे रिलेवेंट जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं या जो भी हैं, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को। आई कैन गारंटी कि 2 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने बसाल्ट रॉक को फाइनली किसी फार्म लैंड पर फैला दिया तो वहां पर क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, बसाल्ट रॉक वेदरिंग का काम करता है, वेदरिंग का काम करता है। जब वेदरिंग का काम करेगा तो वहां पर ये क्या करेंगे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे काफ़ी चीज़ों से, तो हम वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, कार्बन को कलेक्ट कर सकते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ ओशियन। बिल्कुल भी अगर हम ओशियन के अल्कलाइनिटी को बढ़ा देंगे, जो कि बढ़ाएंगे, जो कि बढ़ा रहे हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए। फिर तीसरा है कार्बन को कैप्चर करके हम अगर उसको सबटेरेनियन में, तो बिल्कुल ये सिक्वेस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आजकल इंडस्ट्री वाले ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि इनको रिवर में या कहीं भी निकालने से ज़्यादा क्या कर दे रहे हैं, ग्राउंड में ही इसको कलेक्ट करके बम्प कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ऑल 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक। अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते या अभी तक नहीं पढ़े तो इसका मतलब होता है ह्यूमन के द्वारा, बाय मैन। कह रहे हैं सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल इजी है, राइस। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा राइस के बारे में। यहाँ पे भी राइस एक ऐसी पैडी, मतलब पैडी की जो हम खेती करते हैं, क्रॉप करते हैं, उसमें पानी जब कलेक्ट होता है मीथेन, जैसे हम यूरिया डालते हैं वैसे नाइट्रस। तो ये चीज़ इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास। जी नहीं, ये सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए यहाँ पर दोनों बात तो की गई है, लेकिन ये जो बात है यहाँ पर ओशियन अगर बात किया गया, अगर हम ओशियन की बात कर लेंगे तो ओशियन में हमारा क्या आ जाएगा, और कोस्टल सिस्टम इकोसिस्टम की बात कर लेंगे तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एटमॉस्फेयर कोस्ट इकोसिस्टम की बात में ये आ जाएगा ये। तो ये जो ऑप्शन सही तो हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इन्होंने यूज करके इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? ए। क्यों हो गया? क्योंकि ब्लू कार्बन से हम क्या कर रहे हैं, ब्लू कार्बन में क्या कर रहे हैं, कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं ओशियन में एंड कोस्टल इको सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी रिपीट करना चाहेगी तो वो क्यों रिपीट करना चाहेगी, वो कहाँ खेलेगी? आइए अभी हम इस ऑप्शन में समझेंगे। यहाँ पर आपको कुछ करना है नहीं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वर्ड नया हो सकता है, पढ़ते हैं। द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब हो गया कि टोटल गैस जो इमिट होती है ना ग्रीन हाउस में, वही कार्बन फुटप्रिंट होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब, जैसे लोग कहते हैं ना उसका फुटप्रिंट निकलवा लीजिए, क्या है इसका मतलब? ओवरऑल चीज़ें निकलवा लीजिए, उसकी मैपिंग निकलवा लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, या उससे क्या डेवलप हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होगा कि कार्बन में जो जो भी गैस हैं, मीथेन, सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी है, जितनी गैसेस रिलीज हो रही हैं उन सबको ही कार्बन फुटप्रिंट बोला गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये और ये और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये दोनों नहीं है। अब पूछिए आपने सर इसको बिना पढ़े क्यों कर दिया? बिकॉज
वी नो, जब ये हम पेपर देने बैठे थे इसको, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने भी आया था, वी गेट कंफ्यूज कहाँ पर, कोल्ड और हार्ट मिक्स असफाल्ट में, इसीलिए ये क्वेश्चन याद रह गया। तो यहाँ पर इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आप भी ऐसी गलतियां मत करिएगा, इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, दोनों लास्ट के नहीं है, बाकी तीनों ऊपर के करेक्ट है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कास्ट ऑफ कार्बन। देख रहे हैं, कार्बन के आसपास ही इनके क्वेश्चन आपके इवॉल्व होते हुए, रिवॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। कह रहे हैं इट इज मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, मॉनेटरी वैल्यू में कर रहे हैं, मॉनेटरी का मतलब आप समझ रहे होंगे अगर इकोनॉमिक्स जान रहे हैं। वैसे हम GS3 के पेपर को कवर करेंगे पूरी अच्छी तरीके से, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी कवर किए जाएंगे टीम के द्वारा, सर लोग के द्वारा। बट यहाँ पर हम आपके GS3 के पेपर को आगे, जब ये आपका प्रीलिम्स क्रॉस होगा या वो डेट निकलेगी, हम आपको बकायदा टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड तब तक। यहाँ पे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर। सेकंड कह रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन based on the burning of those fuels, efforts put in by a climate refugee to adapt to live in a new place, contribution of an individual person to the carbon footprint। कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिविजुअल पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो सोशल कास्ट ऑफ कार्बन की बात, कास्ट कार्बन की बात कर रहा है ना, वो यही होगा, डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 इमिशन इन गिवन ईयर। इसीलिए ऑप्शन, इसको याद कर जाइएगा, बाय हार्ट कर जाइएगा, यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे सोशल कास्ट ऑफ कार्बन की बात होगी वैसे समझ जाना कि कितना क्या हो रहा है, डैमेज किया गया है टन ऑफ CO2 द्वारा, कितना इमिशन इन ए गिवन ईयर। मॉनिटरी की बात करें, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct about deposit of methane hydrate? मीथेन हाइड्रेट को डिपोजिट करने में कौन सा हमारा सही है? कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट, बिल्कुल ट्रिगर होगा। लार्ज डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर दिस सीज फ्लो। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड आर टू। कह रहे हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक चीज और हम देख रहे हैं कि आप वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस को पूछा है वो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें बता नहीं रहे हैं कि हाँ सर ये चीजें सही। इन्वॉल्वमेंट इन अ कमेंट सेक्शन आपके बहुत कम लग रही। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, स्लाइड को रोकिएगा, समझिएगा और इसके आंसर को देने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको वो आंसर्स बताएंगे, लेकिन आप पहले इसको कोशिश करिएगा। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, अगर जिसका कमेंट सही होगा, जिसका भी आंसर, उसके कमेंट को हम या तो पिन कर देंगे या तो हम क्या करेंगे, उसके कमेंट को हार्ट दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। करें कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द एबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास। ये चारों होते हैं, जो भी ऑप्शन में चारों होंगे वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल सही है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट। जी सही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से, कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। जी ये सही है। हमारे क्या होंगे, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे अगर करेक्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, करेक्ट की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इन रिच CNG, जिसको कहते हैं HCNG, किसको, हाइड्रोजन CNG को, शॉर्ट फॉर्म HCNG, एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। जी इलिमिनेट बिल्कुल नहीं करता, यहाँ पर ये चीज गलत हो गई। यहाँ पर इलिमिनेशन इलिमिनेट पूरी तरह से नहीं करता, बल्कि क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को ये रिड्यूस करता है, एलिमिनेट नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है HCNG एज ए फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, रिड्यूसेस
स्टेटमेंट सही हो गया। कह रहे हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG फ्यूल फॉर बसेस। HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। इसमें लेस ठीक है, HCNG मेक्स द फ्यूल कन्वेंशनल जो हमारा क्या बोलते हैं फ्यूल है उससे कह रहा है कि HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। नहीं 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 नहीं, लेस नहीं करेगा ये, लेस नहीं करेगा ये तो। HCNG मिलने के बाद ये थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंसिव ही होगा। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 क्या है, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन ये भी गलत है और ये भी गलत है, एक्सपेंसिव नहीं होगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इलिमिनेट नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन, रिड्यूस, क्योंकि अगर इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पेपर करने में बहुत ही इजी होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कार्बन फर्टिलाइजेशन इट मीन्स व्हाट, कार्बन को फर्टिलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कार्बन कैसे फर्टिलाइज होता है, इस चीज को आइए समझते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज कर देना चाहिए। कह रहे हैं प्लांट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं जो कि ड्यू टू इंक्रीज, हम जितना भी प्लांट इस तरह, इसके लिए क्या हो सकता है। स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि इंक्रीज कर रहे हैं हम प्लांट ग्रोथ को, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो है कि ज़्यादा इमिशन हो रहा है, इसके लिए हम ग्रोथ कर रहे हैं। सेकंड कह रहा है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कह रहा है कार्बन फर्टिलाइजेशन के हिसाब से सही है कि नहीं, आइए उस चीज को समझते हैं। फिर कह रहा है इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जिसको अगर एटमॉस्फेयर के कार्बन को हम कलेक्ट करके डंप कर रहे हैं ओशियन में, तब ये चीज होगी। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन क्या कार्बन फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग सही है, हमें इस पे देखना है। फिर कह रहे हैं एडॉप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जी नहीं, लिविंग बीइंग्स को अर्थ पे अगर कार्बन ज़्यादा रहेगा तो वो क्यों इस चीज़ को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल वही चाहेंगे ना, जहाँ पर एटमॉस्फेयर मतलब क्लीन हो, एयर क्लीन हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, तो वहाँ पे जाना चाहेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। हमारा ये स्टेटमेंट कार्बन फर्टिलाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल भी सही है कि हम प्लांट ग्रोथ को क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट कार्बन फर्टिलाइजेशन के हिसाब से सही है। यहाँ पे कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग, ये जितने भी मिटिगेटिंग या इन सारे जैसे वर्ड्स हैं, इन पे भी हम आपको एक वीडियो लाएंगे प्री से पहले ही, तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें। और क्या आप उस तरह के वीडियो जान चाहते हैं जिसमें वर्ड से लेकर आपको प्रॉब्लम होती है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, आप अभी समझ गए एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, abandoned and uneconomic coal seam, depleted oil and gas reservoir, subterranean deep saline formation। जी बिल्कुल, यहाँ पर 1, 2 and 3 क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तीनों सही हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा स्लाइड को, अगर नहीं समझ में आएगा स्टेटमेंट तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रिफर्ड टू एज इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूज करना, तो 1 और 3 क्या हो गया हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ IUCN की बात कर रहे हैं, एंड कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा साइट्स की बात कर रहे हैं, IUCN साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between government. IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment. CITES is legally binding on the state that have joined it
बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। जी बिल्कुल सही है, 2 एंड 3 यहाँ पर क्या हो गए, करेक्ट पूछ रहे हैं, सही हो गए हैं। बाकी आपका पहला नहीं सही है, कह रहे हैं कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन। ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ होती तो यहाँ पर प्लेस ऑफ नेशनल लॉज की ले सकते थे। तो हमारा 2 एंड 3 क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, और ये जो है कि आपको बता रहे हैं कि जो जो चीज़ों को बताया गया है ओवर थ्रू द वीडियो, आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, पॉज करिए, समझिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।